Good morning, friend. Welcome my channel Pharma ED Study. Today we'll go discuss about the pharmaceutical microbiology unit 5 part फर्स्ट। ठीक है, आज से हम यूनिट 5 की शुरुआत कर रहे हैं। पहला पार्ट हमारा है जिसका नाम यूनिट 5 का नाम क्या है, माइक्रोबियल स्पॉयलेज। ठीक है, इसमें हमारे 3 पार्ट हैं, एक माइक्रोबियल स्पॉयलेज है, एक प्रिजर्वेशन है। ठीक है, तो पहले हमको पढ़ना क्या है, माइक्रोबियल स्पॉयलेज। ठीक, तो स्पॉयलेज का मतलब क्या होता है कि रैंसिडिटी आ जाना, और रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि सड़ जाना या ख़राब आ जाना। ठीक है, अगर हम फार्मास्यूटिकल लेवल में देखें, स्पॉयलेज का मतलब क्या होता है, तो उसके इफ़ेक्ट में कमी आ जाना, मतलब जो वो इफ़ेक्ट शो करता है वो इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाएगा, उसमें कमी आ जाती है, इसी को बोलते हैं स्पॉयलेज। और अगर अपनी देहाती लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में देखें तो स्पॉयलेज का मतलब होता है सड़न। ठीक है, अब बात आती है माइक्रोबियल स्पॉयलेज क्या है। माइक्रोबियल का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पॉयलेज का मतलब होता है रैंसिडिटी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने वाले किसी भी प्रोडक्ट में स्पॉयलेज मतलब सड़न, मतलब रेंसिडिटी ही माइक्रोबियल स्पॉयलेज कहलाती है। ठीक है, देन इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल, सॉरी यहाँ पे स्पॉयलेज लिखा है, यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो देखते हैं क्या है यूनिट 5 माइक्रोबियल स्पॉयलेज। स्पॉयलेज का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट में स्पॉयलेज हो गया तो स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड मतलब लो लेवल में आ जाएगी। अगर वो लो लेवल में आ गई तो क्वालिटी लेस हो जाएगी। ठीक है, और क्यों होती है, ड्यू टू इन्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्शन, मतलब इन्वायरमेंट में रहने वाले हमारे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टामिनेट हो जाने की वजह से किसी भी प्रोडक्ट में ये हमारा स्पॉयलेज अकर होता है। ठीक है, अब क्या है कि माइक्रोबियल स्पॉयलेज इंक्लूड द कॉन्टामिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द माइक्रोब्स। ठीक है, मतलब कि माइक्रो स्केलप को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से कॉन्टामिनेशन कर लेना विच लीड्स टू बी स्पॉयलेज इन द प्रोडक्ट, जो कि किसी भी प्रोडक्ट में स्पॉयलेज का कारण बन जाता है। दैट रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या होता है, द ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी क्वालिटी ऑफ द ड्रग इज डिसमिसल एंड नॉट इंटेंट फॉर यूज, मतलब उसका जो रिजल्ट होता है वो उसका ड्रग का इफेक्ट कम हो जाता है, क्वालिटी उसकी लो डाउन हो जाती है और वो यूज करने के लायक नहीं रहता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए इंटरनल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर ही हमारे सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, तो सीधी सी बात थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए इंटरनल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर पैदा होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द एयर, फूड, सॉइल, वाटर ईटीसी, मतलब ये हवा में, खाने में, सॉइल में, मिट्टी में, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली कॉन्टामिनेट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से कॉन्टामिनेट होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। स्पॉइल इट दैट रिजल्ट मेजर हेल्थ प्रॉब्लम टू द यूजर, जो कि उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को स्पॉइल करके उसके इफेक्ट को कम कर देगा या उसमें कोई प्रॉब्लम ला देगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि अगर हम उसको इनलेट कर लेंगे, उसको इनटेक कर लेंगे, खा लेंगे, तो हमको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम का सामना कर सकना पड़ता है। सच एज एलर्जी को आप उदाहरण लेकर दे सकते हैं कि आपने कोई मेडिसिन खाई, आपको एलर्जी हो गई, वो स्पॉयलेज के कारण नहीं, लेकिन वो आपके लिए एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। अब आपने कोई मेडिसिन खाई, आपका पेट गड़बड़ हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसमें माइक्रोबियल स्पॉयलेज हो गए, तो वही होता है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। कभी कभी इससे जान भी जा सकती है। सच एज यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, 27 बच्चों के ऊपर एक मेडिसिन का उपयोग किया जाता जो पेरेंटल रूप से उनको दी गई थी, और वहाँ पे 27 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। 2011 एम्स अपने भारत में शायद 17 लोगों को एक पेरेंटल डोजेस फॉर्म दिया गया था जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म का कॉन्टामिनेशन हो गया था, और उन सभी लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। ठीक है, तभी से स्टडी, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, हर एक चीज़ जब तक प्रोडक्ट का नहीं हो जाता, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो जाती है, तब तक दवा मार्केट में नहीं आती है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे हुई। देखिए, एक बैच में मिनिमम लाखों टैबलेट हमारी आती हैं, मतलब मार्केट में आती है। बैच का मतलब समझ लेना कि कई सारे मतलब टैबलेटों का एक समूह एक बैच में आता है। ठीक है, तो अगर उसमें से एक भी टैबलेट आपकी स्पॉइल है, ठीक है, किसी ने खाई, तो आपको उस बैच के सारी टैबलेट को वापस मंगवाना पड़ेगा और उसको
फेंक देना होगा या उसको इंक्यूसेशन कर देना पड़ेगा, मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ के कितने टाइप्स होते हैं इन सब के बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं। फिजियोकेमिकल स्पॉइलर, मतलब फिजियोकेमिकल जिसको हम छू सकें ऐसा स्पॉइलर। बायोलॉजिकल स्पॉइलर जो हमारी बॉडी में एडीएम में जैसे एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन होता है उसमें वो स्पॉइलर कर सकता है। केमिकल स्पॉइलर हो सकता है, थेरेपेटिक एजेंट स्पॉइलर, सरफेस एक्टिव या सरफेक्टेंट और स्पॉइलर, पॉलीमर्स एंड ह्यूमेक्टेंट्स स्पॉइलर, फैट्स एंड ऑयल स्पॉइलर, प्रिजर्वेटिव एंड डिसइंफेक्टेंट स्पॉइलर, स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग एंड कलरिंग एजेंट स्पॉइलर। तो ये एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या हमारा फिजियोकेमिकल स्पॉइलर। ठीक है, चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मतलब किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाना ये हमारा फिजियोकेमिकल स्पॉइलेज कहलाता है। देयर आर सेवरल फिजियोकेमिकल स्पॉइलेज, मतलब फिजियोकेमिकल स्पॉइलेज हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वाइएबल ग्रोथ। वाइएबल का ग्रोथ का मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ विजिबल लेयर ऑन द सरफेस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप एक सस्पेंशन ले लीजिए, सस्पेंशन को खोल के 1 घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद उसकी डिबिया को बंद कर दीजिए। आप 1 महीने के बाद देखेंगे कि उसमें लेयर बन जाती है। ठीक है, और ये लेयर ऐसे नहीं है कि आप माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे तभी दिखाएगी, इसको आप नग्न आँखों से भी देख सकते हैं बिना चश्मे के भी। ठीक है, फिर उसके बाद होता है कलरेशन, मतलब उसके कलर में चेंजिंग आ जाती है। चेंज ऑफ द कलर इन द फार्मूलेशन ड्यू टू केमिकल इम्बैलेंस डैट कॉज स्पॉइलेज, मतलब केमिकल इम्बैलेंसिंग की वजह से जो हमारी मेडिसिन, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का हमारा जो फार्मूलेशन होता है उसका रंग जो होता है वो उड़ जाता है या कह लें कि धीरा हो जाता है। डैट कॉज स्पॉइलेज ऑन इट आल्सो कॉज्ड बाय चेंज इन द पीएच। ठीक है, जो कि पीएच में चेंज होने के कारण भी हो सकता है या उसका पीएच। थर्ड हमारा है गैस प्रोडक्शन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैसेज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस दैट कॉन्टामिनेट द फार्मूलेशन एंड कॉज स्पॉइलेज। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके किसी भी फार्मूलेशन में आए तो भाई वहाँ से उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिसके कारण से वो ग्रोथ करेंगे, वो खाएंगे पिएंगे तो उनमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होगी और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होगी तो उनसे कुछ गैसेस का निर्माण भी होगा। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप कोई एक फार्मूलेशन ले आइए, चाहे सिरप ले आइए या कोई ड्रॉप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ले आइए या पेरेंटल प्रिपरेशन ले आइए, उसको आप खोल लीजिए और जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर जाए, मतलब 4 से 5 घंटे के बाद जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर जाएगी तब आप उस डिबिया को बंद कर दीजिए, उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिबिया को बंद कर दीजिए और आप 3 दिन के बाद उस पर खोलेंगे या खोलने से पहले आप उस डिबिया को दबा के देखेंगे तो आपसे दबेगी नहीं क्योंकि उसके अंदर गैस का प्रोडक्शन हो जाएगा। और जब आप उसको खोल के सूंघेंगे तो बहुत बुरी स्मेल, आपको अमोनिया टाइप की स्मेल आपको वहाँ पे सूंघने में मतलब प्रतीत होगी। उसके बाद होता है केमिकल स्पॉइलेज, मतलब केमिकल की वजह से होने वाले स्पॉइलेज। इन इट द स्पॉइलेज कॉज्ड बाय सर्टेन केमिकल रिएक्शन बिटवीन द माइक्रोब्स एंड फार्मूलेशन, मतलब आप फार्मूलेशन बनाए हैं, फार्मूलेशन में कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट्स मिला हुआ है, ठीक है, जो कि किसी बैक्टीरिया या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सूटेबल पाता है। ठीक है, वो उससे इंटरेक्ट होता है, उसके और जाने के बहुत ही इच्छुक होता है, मतलब एक हिसाब से बोल दीजिए कि उसने स्नेह करता है, बस उसी के पास मुझे जाना है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका स्पॉइलेज कॉज कर जाएगा। इसमें कई टाइप्स होते हैं जैसे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको एक डेफिनेशन टाइप में क्या देखेंगे, द बैक्टीरिया व्हिच सेल वॉल कंटेन सर्टेन एंजाइम दैट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस प्रोसेस फ्रॉम फार्मूलेशन, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं उनके सेल वॉल में बहुत प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में चले जाते हैं, रिएक्शन में चले जाते हैं और एक फार्मूलेशन का निर्माण कर देते हैं उसी प्रोडक्ट के अंदर जो कि एक स्पॉइलेज का कारण बनता है। उसके बाद आता है एसाइटेलेशन। द माइक्रोब्स
सेल कंटेन एंजाइम्स, ये तो मैंने बता दिया कि मतलब सेल जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल जो होते हैं वो कंटेन करते हैं एंजाइम, सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइम दैट नोन एज सेल्यूलर एंजाइम, जिसको हम सेल्यूलर मीन सेल, एंजाइम मीन एंजाइम, सेल का एंजाइम अंडरगोज एसाइटाइलेशन, वो एसाइटाइलेशन के अंतर्गत रिएक्शन के अंतर्गत चले जाते हैं, दैट रिजल्ट लॉस ऑफ थेरापुटिक एक्टिविटी, मतलब ड्रग की जो एडीएम में है वो अपनी एक्टिविटी खो बैठता है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, सीधा सीधा बोल दे तो। रिएक्शन बिटवीन मेटाबॉलिक केमिकल विथ फॉर्मुलेशन कॉज स्पॉइलेज, ठीक है, मतलब जो मेटाबॉलिक केमिकल्स है और फॉर्मुलेशन में रिएक्शन हो जाना आपका एक स्पॉइलेज हो जाएगा, मतलब कहलाता है। फिर उसके बाद आता है बायोलॉजिकल स्पॉइलर, ठीक है। उस बायोलॉजिकल स्पॉइलर में पहला आपका क्या है? थेरापुटिक एजेंट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हैव डिमोन्स्ट्रेट दैट मेनी ड्रग्स आर कैपेबल ऑफ ग्रॉस डिग्रेडेशन बाय ए वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थेरापुटिक एजेंट क्या होते हैं? मतलब जो आपके लिए लाभदायी भी हो सकते हैं, और हाँ, लाभदायी सीधा बोल दीजिए कि थेरापुटिक एजेंट आपके लिए लाभदायी होते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी माइक्रोबायोलॉजी एक्सपेरिमेंट में या कहीं भी ड्रग फॉर्मुलेशन जहाँ हो रहा है वहाँ उस लेबोरेटरी में अगर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्टामिनेट कर दिया तो क्या होता है? कैपेबल ऑफ ग्रॉस डिग्रेडेशन, मतलब पूर्ण रूप से उसको नष्ट कर देता है, उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाइड मीन्स मतलब अनेकों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसको प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में है पोटेंट थेरापुटिक एजेंट, मतलब कुछ थेरापुटिक एजेंट ऐसे हैं सच एज एनाल्जेसिक, ठीक है, सच एज एनाल्जेसिक में एस्पायरिन है, पैरासीटामॉल है, एल्कोलाइड्स, मॉर्फिन है, एट्रोफिन है, बारबिचुरेट्स है, ठीक है, स्टेरॉइड, ईस्टर ईटीसी, ये लोग हमारे एक थेराप्यूटिक एजेंट है। और जब इनके साथ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्टामिनेट करता है तो एकदम प्रोडक्ट को ख़राब ही कर देता है। उसके बाद आता है सरफेस एक्टिव एजेंट, मतलब सरफेक्टेंट। एल्कलाई मेटेड, अब देखिए सरफेस एक्टिव एजेंट क्या है कि वो सरफेस से एक्टिव एजेंट, मतलब सरफेक्टेंट से क्या पता लगता है कि वो एल्कलाई है हमारा, मतलब सच एज सोप ऑफ फैटी एसिड दैट हैज एनायनिक सरफेक्टेंट, मतलब वो एनायनिक होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? एल्कलाई मेटर एंड सॉप ऑफ फैटी एसिड, जो कि एनायनिक है, या सरफेक्टेंट जनरली स्टेबल ड्यू टू स्लाइटली पीएच ऑफ फार्मूलेशन व्हिच आर इजीली डिग्रेड। मतलब कहने का क्या है कि इनका जो पीएच होता है वो बहुत स्लाइटली, मतलब बहुत हल्का होता है फॉर्मूलेशन का। देखिए अब यहाँ पे आप समझिए कि आपका एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाया, उसका जो पीएच है वो बहुत स्लाइट है, मतलब बहुत हल्का है, मतलब तुरंत डिग्रेडेट हो जाने वाला। तो अगर वहाँ पे आप कोई एल्कलाई एजेंट या कोई सरफेक्टेंट जब यूज करेंगे तो वहाँ पे स्पॉइलेज होने के कारण या नष्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है, व्हिच आर इजीली डिग्रेडेड, जो कि बहुत इजीली डिग्रेडेड हो जाता है। दिस सरफेस एक्टिव एजेंट और सरफेक्टेंट आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर ड्यू टू दिस रीजन दिस स्पॉइलेज, मतलब जो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल का मतलब बायो में अपना ये इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट बोल दीजिए या अपना खुद का शरीर बोल दीजिए। अब बायोडिग्रेडेबल तो मतलब संसार ही सीधा बोलिए, डिग्रेडेबल मतलब नष्ट करते हैं विभिन्न प्रकार के तरीकों के, मतलब हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं इन नेचर ड्यू टू दिस, इसी के कारण ये स्पॉइलेज कॉज कर जाते हैं। देन पॉलीमर्स एंड ह्यूमेक्टेंट्स, ठीक है। ह्यूमेक्टेंट्स क्या होता है कि जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब अगर वो ज़्यादा वाटरी लेवल में है तो उसको सुखाने का काम करते हैं, जैसे ट्रगाकंथ हो गया, ठीक है, इसी टाइप के होते हैं कि उसको थिक बना देते हैं, मतलब गाढ़ा बना देते हैं। तो थिकनिंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट यूज्ड इन द फार्मेसी आर सब्जेक्टेड टू माइक्रोबियल डीपोलराइजेशन बाय एक्स्ट्रा सेल्यूलर enzymes yield nutritive fragments and monomer such as starch, pectin, dextran and protein। अब यहाँ पे आप समझिए, जैसे जो हमारे थिकनिंग एजेंट होते हैं, मतलब विस्कस करने वाले, मतलब गाढ़े करने वाले जो एजेंट होते हैं, एंड सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं, जैसे आप इमल्सिफायर एजेंट मान लीजिए, जैसे सोप मान लीजिए, ठीक है। इन टाइप के जो हमारे एजेंट होते हैं वो फार्मेसी में यूज किए जाते हैं
ठीक है। फार्मेसी में यूज है किसी भी फार्मूलेशन को बनाने के, जैसे इमल्सन बना रहे हैं तो वहाँ पर आपका सस्पेंडिंग एजेंट यूज होगा। ठीक है, कोई आप जैसे फार्मूलेशन सिरप बना रहे हैं तो वहाँ पे आपका थिकनिंग एजेंट यूज होगा, सस्पेंशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फार्मेसी में सब्जेक्टेड होते हैं टू माइक्रोबियल डीपोलराइजेशन, मतलब माइक्रोबियल के डीपोलराइज होने का एक कारण होते हैं बाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। उस देखिए, अब बैक्टीरिया में सेल में क्या होता है, हमारा एंजाइम पाया जाता है, सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइम पाया जाता है, तो उसी को मतलब उसी बैक्टीरिया के एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम दैट यील्डिंग, जो कि यील्ड करता है न्यूट्रिटिव फ्रेगमेंट्स, मतलब उस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए वो एक, आप कह दीजिए कि कल्चर मीडिया बना लेता है। वहाँ पे एक कल्चर मीडिया, मतलब न्यूट्रिशन प्रदान करने वाला एक कल्चर मीडिया बना देता है, एंड मोनोमर्स, और वहाँ पे क्या फॉर्म करता है, स्टार्च, पैक्टिन, डेस्टॉन एंड प्रोटीन, दैट्स ऑल आर एनेबल टू ग्रो, सॉरी एनेबल नहीं, वो ग्रोथ के लिए उसके जरूरी होते हैं, मतलब जरूरी नहीं, क्या बोलते हैं कि उसके ग्रोथ के लिए इफेक्टिव होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइल। देन उसके बाद आता है प्रिजर्वेटिव एंड डिसइंफेक्टेंट। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं जो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम स्टेबल रखने का काम करते हैं, मतलब जैसे जो एक्सपायरी डेट डाली जाती है 3 साल की, 6 साल की, तो वहाँ पे प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव एंड डिसइंफेक्टेंट आर मेटाबोलाइज्ड रेडली बाय मेनी बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड मे सर्व एज ग्रोथ बैक्टीरिया एट कंसंट्रेशन बिलो देयर इफेक्टिव यूज लेवल। आप कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो प्रिजर्वेटिव है या डिसइंफेक्टेंट है उसका जो कंसंट्रेशन है वो चाहत से अगर लो हुआ, जितना हमको चाहिए उससे कम हुआ, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो मेटाबोलाइजेशन हो जाएगा, मतलब जो वो एक्ट एज अ मतलब माइक्रोबियल एजेंट के लिए न्यूट्रिशन मीडियम का काम करने लगेगा। ठीक है, जहाँ पे उसको वो न्यूट्रिशन से देने लगेगा। ठीक है, जिसके कारण से वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी और हमारा स्पॉइलेज कॉज कर जाएगा। देन उसके बाद आता है हमारा, उसी में कहते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एजेंट एट रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन इन डिफरेंट डोसेस फ्रॉम इज लेस कॉमनली रिक्वायर्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन के डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है जो कि कॉमनली लेस रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद आता है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें मीठापन, मीठा पदार्थ डालने के लिए कि उसको उस सिरप को हमको मीठा बनाना है, उसको कहते हैं स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, दिस स्पॉइलेज अकर्स ड्यू टू स्वीटनिंग एजेंट सच एज इनवर्ट सिरप, शुगर, सैकरीन, रेंसिडिटी कॉज स्पॉइलेज, मतलब इस इनवर्ट जो सिरप होता है, शुगर और सैकरीन होता है, ये सब नेचर में मीठे होते हैं और हमारे सिरप को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, सस्पेंशन को बनाने के लिए, एलेक्जर को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब सड़ जाते हैं, रेंसिडिटी कॉज कर जाते हैं अगर उसमें माइक्रोबियल स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टामिनेट करने के बाद ये लोग सड़ जाते हैं, रेंसिडिटी कॉज कर देते हैं, डेड कॉज स्पॉइलेज। देन कलरिंग एजेंट सच एज, आप अमरंथ सिरप का यूज किए होंगे पैरासीटामॉल का एलेक्जर बनाने में। ठीक है, तो इफ़ द कलरिंग एजेंट हैव मोर कार्बन कंटेनिंग मटेरियल इन हाई कंसंट्रेशन दैट कॉज स्पॉइलेज सच एज अमरंथ रस। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा कलरिंग एजेंट जो है वो कार्बन एटम ज़्यादा कंटेन किए हुआ है या हाई कंसंट्रेशन में कंटेन किया हुआ है तो स्पॉइलेज का कारण बन सकता है। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब उसको हमको फ्लेवर देना है। ठीक है, ब्लैकबेरी फ्लेवर हो गया या कोई भी फ्लेवर हो गया। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट लाइक एज क्लोरोफॉर्म, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्लोरोफॉर्म इरिटेटेंट है, बेंजल्डिहाइड जो आपका बादाम की तरह महकता है। इट इज कॉज इरिटेशन और डिस्ट्रॉय द कल्चर मीडिया व्हिच आर सुटेबल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ दैट रिजल्ट स्पॉइलेज, मतलब ये जो क्लोरोफॉर्म होता है ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जो कि इरिटेट ऑर्डर में होता है। ठीक है, इरिटेशन कॉज करता है, वो क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, सुटेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सुटेबल होते हैं, दैट रिजल्ट स्पॉइलेज, जो कि स्पॉइलेज कॉज कर जाते हैं। उसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मतलब फार्मास्यूटिकल
प्रोडक्ट में होने वाले स्पॉइलेज कैसे का जो फैक्टर इफेक्ट है, मतलब कैसे उसको रोका जा सकता है, सीधा सीधा बोल दें कैसे उसको रोका जा सकता है, या फैक्टर इफेक्ट मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से और माइक्रोबियल स्पॉइलेज होने से रोकते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल स्टेटस ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है, मतलब जो उसके फिजियो केमिकल स्टेटस है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन की। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालता है द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज कंटिन्यूसली। देन इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला क्या है, साइज ऑफ इनोकुलम्स। इनोकुलम्स क्या होता है कि किसी भी मतलब पैरासाइट से या फंजाई से या बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक का निर्माण करके उसको मानव में या किसी ह्यूमन बीइंग में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इनलेट कराते हैं उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है इनोकुलम, बट यहाँ पे इनोकुलम का काम दूसरा है। लो लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन में बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट but it would cause low rate deterioration that result the inoculum size affected। मतलब कहने का क्या है कि जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता है वो इनोकुलम की साइज को इफेक्ट करता है। अगर उसने इनोकुलम की साइज को इफेक्ट कर दिया तो अगर आपको वो मेडिसिन आपको पेरेंटल डोसेज फॉर्म में दी जाएगी तो क्या उतना काम करेगी? कोई अगर जैसे मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसका इनोकुलम का साइज छोटा हो गया तो वहाँ उसका प्रभाव कम हो गया, वो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा नहीं पाएगी। तो इसीलिए जो साइज ऑफ इनोकुलम है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में काम करता है, फैक्टर इफेक्टिंग के रूप में। इफ़ द इनोकुलम साइज इफेक्टेड, अगर इनोकुलम की साइज इफेक्ट हुई, देयर विल बी वेरी लेस चांसेस ऑफ कॉन्टामिनेशन। अगर आपकी वहाँ पे इनोकुलम्स की जो साइज है वो छोटी हुई तो वहाँ पे स्पॉइलेज होने के का चांसेस या कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशनल फैक्टर, मतलब न्यूट्रिशन मतलब उसके लिए जो न्यूट्रिशन ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशन मीडियम सच एज वाटर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर etc व्हिच अनेबल टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज द न्यूट्रिशन मीडियम सच एज एनर्जी सोर्स। मतलब न्यूट्रिशन मीडियम के जैसे वाटर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, शुगर हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अनेबल कर देते हैं, मतलब उसको कह देते हैं कि एक ऐसा प्रभाव रहित कर देते हैं कि वो इसको एक न्यूट्रिशन मीडियम में ले ले जो कि एक उनका एनर्जी का सोर्स होता है। डेट इज प्रोलिफरेट ऑफ द माई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लें, डीमिनराइज वाटर, मतलब वाटर को आप एकदम डीमिनराइज कर दीजिए, कंटेन सब न्यूट्रिशन मटेरियल, फिर भी उसमें कुछ न्यूट्रिशन मीडियम होता है व्हिच सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। देन स्टोरेज टेम्परेचर, द एक्चुअल स्टोरेज टेम्परेचर डिटरमाइन द स्पॉइलेज बाय पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको यहाँ पे एक सीधा उदाहरण बताता हूँ कि बहुत सारी ड्रग ऐसी होती हैं जिनको टेम्परेचर लो दे दिया जाए तो वो हमारी उसका इफेक्ट कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि लो टेम्परेचर पे पैदा होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे कॉन्टामिनेट कर लेते हैं, ठीक है। और कोई दवाई ऐसी होती है कि जिसको आप हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो वो आपकी मतलब डिस्ट्रॉय होने उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो हाई टेम्परेचर में ग्रो अप कर जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा है द एक्चुअल स्टोरेज टेम्परेचर डिटरमाइन द स्पॉइलेज ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यहाँ पे हम फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि बैक्टीरिया कहाँ पे किल हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे किल कर सकते हैं, वहाँ पे कॉन्टामिनेट नहीं होगा, ठीक है। कैसे हम कॉन्टामिनेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल मतलब मर जाते हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो जाते हैं लो टेम्परेचर में स्टेबल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लो लेवल पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लो टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय होते हैं। वही सीधा कहानी है स्टोरेज टेम्परेचर के ऊपर। स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अकर पोटेंशियली ओवर द रेंज ऑफ अबाउट
20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जाम्पल के लिए द फूड और डेयरी प्रोडक्ट स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम स्पॉइलेज। मतलब जो फूड होता है, हमारा खाना होता है, डेयरी प्रोडक्ट होता है, उसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीजर में या फ्रिज में हम प्रिवेंट करने के लिए रख देते हैं, जिससे कि माइक्रोबियल स्पॉइलेज से बचा रहे। सेकेंड एग्जाम्पल, सिरप एंड मल्टीडोज आई ड्रॉप्स प्रिपरेशन समटाइम लेबल। मतलब आप कहीं भी सिरप में देखेंगे या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है स्टोर इन अ कोल्ड प्लेस, मतलब ठंडी जगह पर रखिए इसको। देन आता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर मतलब वाटर, सीधा सीधा मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर को कंटेन कर लेता है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इन द फार्मूलेशन प्रिपरेशन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर दैट रिजल्ट सुपर सैचुरेटेड फार्मूलेशन अकर इन दिस द वाटर एक्टिविटी इज लो। अब कहने का मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा फार्मूलेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो गई और एक सुपर सैचुरेशन या सुपर सेचुरेटेड स्टेट कॉज हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर की एक्टिविटी होती है वो लो हो जाती है। एंड हम जानते हैं कि जो वाटर होता है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक न्यूट्रिशन मीडियम का काम करता है। अब अगर वहाँ पे आपके वाटर की एक्टिविटी लो हो गई तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। दैट मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन हाई लेवल ऑफ वाटर एक्टिविटी। वही बात है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाटर की एक्टिविटी हाई लेवल होने पर वहाँ पे ग्रो अप कर जाते हैं। हैंस फार्मूलेशन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक। इस प्रकार से हम किसी भी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक से। उसके बाद आता है रेडॉक्स प्रोटेक्शन। द एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स to grow in an environment is influenced by its oxidation reduction balance। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखा सकता हूँ। आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं, मतलब किसी सिरप को बनाने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि किसी भी फार्मूलेशन को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कॉन्टामिनेट करने के लिए बचाता है। मतलब जो आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उपस्थित है और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अगर उन दोनों में कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब रिएक्शन करना चाहे तो वहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो वहाँ पे काम करने लगता है और उन दोनों को आपस में जुड़ने नहीं देता है, मतलब कॉन्टामिनेट नहीं करने देता है। ठीक है, उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ हाई ऑक्सीजन। मतलब कहने का क्या है कि अगर आप किसी फार्मूलेशन में से ऑक्सीजन का रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि उसे न्यूट्रिशनल मीडियम नहीं मिलेगा। मतलब कहने का क्या है कि उस हमें फार्मूलेशन के अंदर हमको ऑक्सीजन को ख़त्म कर देना है एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा कॉन्टामिनेट नहीं कर पाएगा और जिस कारण से हमारी जो मेडिसिन है वो एकदम प्योर रहेगी और वहाँ पे कोई भी स्पॉइलेज नहीं कॉज होगी। वही बता रहा है ऑक्सीजन रिमूव टू कंट्रोल स्पॉइलेज इन मेडिसिन इज नॉट ए प्रैक्टिकल प्रिपरेशन। देन आता है हमारा pH। Extreme of pH prevent microbial attack although a growth of mold। What is mold? Mold is a type of fungus is commonly observed in solution of dilute HCl। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सट्रीम ऑफ pH प्रिवेंट माइक्रोबियल। अगर आपका pH जो है वो मेंटेन है, एक्सट्रीम है, ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो माइक्रोबियल अटैक को प्रिवेंट कर सकता है। Although growth of mold is commonly observed in solution of dilute HCl। मतलब डाइल्यूट HCl में HCl क्या है, एंटी एसिड है आपका। जैसे आपका जो एंटी एसिड प्रिपरेशन आता है, फॉर्मूलेशन आता है, उसमें HCl की मात्रा होती है। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl होता है। वहाँ पर मोल्ड जो एक प्रकार का फंगस है उसका वहाँ पे ग्रोथ हो सकता है। अगर वहाँ पे मोल्ड का फंगस है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको विब्रियो कोलेराई एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वहाँ पर पैदा हो सकता है। आपको कॉलरा तक की शिकायत हो सकती है। एंटी एसिड मिक्सचर माउथ वॉशेस एंड डिस्टिल वाटर शो ग्रोथ ऑफ स्यूडोमोनास स्पीसीज। मतलब जो आपका एंटी एसिड मिक्सचर होता है, माउथ वॉशेस होते हैं, डिस्टिल वाटर होता है, ये स्यूडोमोनास स्पीसीज के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए एक सुटेबल मीडियम होते हैं ग्रोथ करने के लिए। अदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एट न्यूट्रल pH।
उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित करने वाले, मतलब हम कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड्स का या कंपोनेंट का यूज करें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे पैदा ही ना होने दे या कॉन्टामिनेट ही ना करने दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फार्मूलेशन को बनाने के लिए। वेरियस कंपोनेंट ऑफ फार्मूलेशन एंड प्रोडक्ट्स में इंक्रीज द रेजिस्टेंस, मतलब वो उस फार्मूलेशन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो वो किसी से मतलब स्टेबल हो जाएगी, मतलब छटपटाहट उसमें नहीं होगी। अगर उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टामिनेट करने के लिए नहीं जाएगी। एंड लॉन्गेविटी ऑफ कॉन्टामिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, microbes can show more resistant to heat in the presence of some polymers such as starch, acacia और जिलेटिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट होता है ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट में हम सोर्स एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ये माइक्रोबियल स्पॉयलेज है एक लेंदी सिलेबस, लेंदी चैप्टर है। ठीक है, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा खुद से। मैं आपको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, बट आप ये सोचें कि मैं आपको यहाँ पे आपके दिमाग में उतार सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको दिमाग में उतारना है तो मुझे लाइव क्लासेस चलानी पड़ेगी, जो कि अभी मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे उसको ले सकता हूं। तो अभी आप इस वीडियो को देखकर अपना एक आइडिया लगाइए कि इसमें होता क्या है और उसको खुद से पढ़िए, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।